नमस्ते दोस्तों। हमारी ब्रह्मांड की सबसे हैरान करने वाली बात शायद इसका आकार है। ये ब्रह्मांड कितना अनगिनत बड़ा है, लेकिन शायद यही सबसे निराशाजनक बात भी है। सोचो तो सही, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप से किसी और गैलेक्सी में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह ढूंढ भी लें, जहां इंसान रह सके, तो वहां तक पहुंचने में हमें कई सदियां लग जाएंगी। सच कहूं तो इस गैलेक्सी से बाहर जाना हर किसी के लिए नामुमकिन है। अब सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है। और मिल्की वे के सबसे करीब कौन सी गैलेक्सी है? ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। धरती से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर। तो अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट से वहां जाना चाहें, तो आम स्पीड यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने में 94.5 बिलियन साल लगेंगे। और यही नहीं, अगर हम ऐसा कोई तकनीक बना भी लें जो लाइट की स्पीड से चले, तब भी वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगेंगे। ये सच में बहुत निराशाजनक है। इन सारी प्लैनेट्स को ढूंढने का क्या फायदा जब हम वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर गैलेक्सी के बाहर जाने का कोई शॉर्टकट होता, तो अगर हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम कुछ महीनों में लाखों लाइट ईयर्स की दूरी तय कर सकें, तो ये चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ये शॉर्टकट्स, दोस्तों, होते हैं वर्महोल। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर, जो मेरी पसंदीदा स्पेस फिल्म है, मैं इसे फिर से जरूर बताना चाहता हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब कूपर और उसकी टीम दूसरी रहने लायक प्लैनेट्स की तलाश में पृथ्वी छोड़ते हैं, तो वे दूसरी आकाशगंगा की यात्रा करते हैं। अपनी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक वे कुछ ही मिनटों में वर्महोल के जरिए यात्रा करते हैं। ये वो सीन है फिल्म का जब कूपर की टीम वर्महोल से गुजरती है। फिल्म के मुताबिक ये वर्महोल सैटर्न की कक्षा के पास नासा ने खोजा था। फिल्म में इसे कई बार बताया गया है, क्योंकि इसका कहानी में बड़ा रोल है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वर्महोल का ये कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है। असल में ये असली विज्ञान पर आधारित है। वर्महोल होते क्या हैं? और हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सब समझने से पहले हमें आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर वापस जाना होगा। मैंने ब्लैक होल्स के वीडियो में भी इस बारे में बात की थी और उस वीडियो में इसकी बेसिक समझाई थी। अब चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी लिखी, तो उन्होंने इसे कुछ समीकरणों के रूप में लिखा था। इन समीकरणों के सेट को आइंस्टीन के फील्ड समीकरण कहा जाता है। इसे पहली बार 25 नवंबर 1915 को सार्वजनिक किया गया था, जब आइंस्टीन ने अपना पेपर बर्लिन, जर्मनी में प्रूशियन अकादमी ऑफ साइंसेज को सौंपा था। कुल मिलाकर ये फील्ड समीकरण 10 अलग-अलग समीकरणों से मिलकर बने हैं। 10 गैर रेखीय आंशिक अवकल समीकरण होते हैं। लेकिन संक्षेप में, इन्हें केवल एक ही समीकरण से दर्शाया जा सकता है। और वो समीकरण कुछ ऐसा दिखता है। चिंता मत करो, हम इस वीडियो में गणितीय विवरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक ही समीकरण बहुत जटिल है। अगर आप इस एक समीकरण को विस्तार से देखें, तो आप ये स्टेप्स देखोगे। भले ही आपको गणित पसंद हो, इसे देखकर आपकी भी हिम्मत जवाब देने लगेगी। सरल शब्दों में, ये समीकरण बताते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा कैसे स्पेस टाइम के वक्रता को प्रभावित करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इसे समझने के लिए हमें एक बड़ा जाल या जाली का ख्याल करना होगा। जब आप इस जाली पर कोई चीजें रखते हैं, तो उनका वजन जाली को नीचे झुका देता है। वैसे ही, स्पेस टाइम की जाली भी बड़े ग्रहों और सितारों के वजन से झुकती है। जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी ग्रह की होगी, उतनी ही ज्यादा स्पेस टाइम की जाली उसके आसपास मुड़ेगी। अब मजेदार बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन खुद भी अपनी फील्ड समीकरणों को पूरी तरह से हल नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस अपने समीकरण का एक अंदाजे वाला हल निकाला था।
एक खास मामले में सबसे पहले जिसने इन फील्ड समीकरणों को हल किया वो कार्ल श्वार्ज़चिल्ड थे, साल 1916 में। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से निकाला कि एक अकेले मास वाले गोले के मामले में स्पेस टाइम कितना और किस हद तक मुड़ेगा। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड का ये समाधान ही वैज्ञानिकों को सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिला। सोचो अगर ये मास अनंत घना हो जाए तो क्या होगा। स्पेस टाइम की कर्विंग इस तरह से उसके चारों ओर लपेट जाएगी कि ये हिस्सा बाकी ब्रह्मांड से पूरी तरह कट जाएगा। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया था। ये करीब 100 साल पहले साबित हुआ था। असल में दशकों बाद पहली बार 2019 में वैज्ञानिक ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफल हुए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फील्ड इक्वेशंस में से एक सॉल्यूशन ब्लैक होल्स था। सैद्धांतिक तौर पर हम ब्लैक होल्स के अस्तित्व के बारे में लगभग 100 साल पहले ही जानते थे, जब तक कि उन्हें खोजा गया। और बात यह है दोस्तों कि इन फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन है, वर्महोल्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक इक्वेशन को हल करके दो जवाब कैसे मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। उस सिंपल इक्वेशन के भी दो जवाब होते हैं, x2 और x3। दोनों सही होते हैं। वैसे ही आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। असल में इनके कई सारे जवाब हो सकते हैं। वर्महोल भी ऐसा ही एक जवाब है, जिसका साइंटिफिक नाम है आइंस्टीन-रोजेन ब्रिज। ये नाम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से लिया गया है और उनके सहायक नाथन रोजेन, जिन्होंने साथ मिलकर 1935 में इस समाधान को खोजा था। तो वर्महोल्स को समझना बहुत आसान है। ये असल में एक शॉर्टकट है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को जोड़ता है। सबसे पहले मैं चीजों को दो डायमेंशंस में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस कागज को देखो। इस कागज पर दो पॉइंट्स हैं, A और B। अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक सबसे छोटा रास्ता लेना चाहते हो, तो कौन सा रास्ता होगा? A और B को जोड़ने वाली सीधी लाइन। दो डायमेंशंस में इससे छोटा कोई रास्ता नहीं हो सकता, सिवाय उस सीधी रेखा के जो दोनों बिंदुओं को जोड़ती है। लेकिन अगर इस दो आयामी जाल को 3 आयामों में मोड़ दिया जाए, तो आप नए रास्ते उभरते देखेंगे। मैंने A और B को इस तरह मोड़ा है कि अगर आप A से B तक सबसे छोटा रास्ता चुनना चाहते हैं, तो A और B के बीच के मिलीमीटर की ये दूरी सीधे इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मैं यहाँ इन दोनों के बीच में एक रास्ता बना दूं, जैसे कि पेन घुसाकर, तो सच में A से B जाने का एक शॉर्टकट मिल गया है, जो इस रास्ते की तुलना में बहुत बहुत छोटा है। वर्महोल भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारी 3 आयामी दुनिया में हम सोचते हैं कि मिल्की वे आकाशगंगा से एंड्रोमेडा आकाशगंगा तक जाने का सबसे छोटा रास्ता 2.5 मिलियन प्रकाशवर्ष लंबा है। लेकिन अगर हमारा आयामी अंतरिक्ष घुमावदार या मुड़ा हुआ हो और वो चौथे आयाम में फैला हो, तो हो सकता है कि हम कोई छोटा और बेहतर शॉर्टकट ढूंढ लें। अब चौथे आयाम को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब 3 आयामों में रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक आप इसे बेहतर समझ सकते हैं अगर आप 2 आयाम और 3 आयाम की तुलना करें। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। ये है दुनिया का नक्शा। अगर तुम्हें दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाइट से जाना हो, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? तुम कहोगे, दिल्ली से न्यूयॉर्क को सीधी लाइन में जोड़ो और फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से उड़ेगी। लेकिन असल में ये सबसे छोटा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि तुम 2 डायमेंशंस में सोच रहे हो। असली सबसे छोटा रास्ता होगा कि फ्लाइट फिनलैंड, स्वीडन के ऊपर से गुजरे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को पार करे और फिर न्यूयॉर्क पहुंचे, जो 2 डायमेंशंस में ऐसा दिखता है। बिना वजह ज्यादा लंबा रास्ता लेते हुए उत्तर की तरफ उड़ना। लेकिन अगर आप इसे 3D में देखें तो साफ दिखता है
कि यही सबसे छोटा रास्ता है। ठीक वैसे ही, अगर आप सबसे कम समय में आई के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरी आई मास्टर क्लास आपकी मदद करेगी। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए। बस कुछ ही जगहें बची हैं। ये मास्टर क्लास 2.5 घंटे से भी लंबी होगी, जिसमें मैं आपको 20 से ज्यादा आई टूल्स लाइव दिखाऊंगा। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वेबसाइट बनाना, ऑडियो जनरेशन, प्रेजेंटेशन बनाना और भी बहुत कुछ। आपको अलग अलग यूज केस सिखाए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि अपने काम या पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में होगा, या आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1957 में वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने आइंस्टीन के रोसेन ब्रिजेज पर एक पेपर प्रकाशित किया था। उन्होंने इसे एक समान उदाहरण से समझाया। उन्होंने एक सेब का उदाहरण दिया, जिसमें एक कीड़ा यानी कीड़ा उस सेब को खा रहा है। वह सेब के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाता है, खाते हुए या बीच से गुजरते हुए। हमारे हवाई जहाजों की तरह जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर घूमते हैं, सेब की सतह पर यात्रा करने की बजाय कीड़ा सीधे अंदर से गुजरता है। ऐसा करके कीड़ा कम दूरी तय करेगा। एक तरह से उसने स्पेस टाइम में शॉर्टकट ले लिया है, और इसी को व्हीलर ने वर्महोल नाम दिया। और यहीं से वर्महोल शब्द आया। जब आप इंटरनेट पर वर्महोल सर्च करते हैं, तो आपको ऐसे कई डायग्राम दिखते हैं। मूल रूप से वही जो मैंने कागज के साथ किया था। 2 पॉइंट्स एक छेद के जरिए जुड़े हुए थे। यहाँ ये माना गया है कि हमारे पास एक स्पेस टाइम जाल है, जिस पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतनी ज्यादा कि स्पेस टाइम की कर्विंग इतनी मुड़ गई कि वो दूसरी तरफ छेद कर गई। स्पेस टाइम का जाल खुद पर ही मुड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस पेपर को मोड़ा था। और ये वर्महोल एक शॉर्टकट बन गया है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने के लिए। लेकिन इन सब विजुअलाइजेशन में दिक्कत डायमेंशंस की होती है। हम वर्महोल को 2 डायमेंशंस में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वर्महोल 3D से 4D में काम करता है। तो असल में अगर वर्महोल मौजूद होता है, तो वो एक गोलाकार गेंद जैसा दिखेगा। एक बहुत ही दिलचस्प वेबसाइट है, जहां आप देख सकते हैं कि वर्महोल असल में कैसे दिखेंगे अगर उनकी मौजूदगी साबित हो जाए। एक गेंद के जैसा आकार, जहां अंदर जाते हुए आपके आसपास जो कुछ भी होगा, वो सब मुड़ा हुआ लगेगा। और अगर आप घूम कर देखें, तो पृथ्वी आपसे दूर होती दिखेगी, और सब कुछ एक गोलाकार शेप में नजर आएगा। इसलिए इंटरस्टेलर फिल्म में वर्महोल को ऐसे ही दिखाया गया है। इसे बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया गया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वर्महोल्स का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है। इसे आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशंस के समाधान के तौर पर थ्योरी में निकाला गया है। फिल्मों में वैज्ञानिकों ने इसे देखने की कोशिश की है। इसके बारे में कई थ्योरी बनाई गई हैं, लेकिन असल में अभी तक किसी ने वर्महोल देखा नहीं है। वैज्ञानिकों को पता नहीं कि वर्महोल सच में मौजूद हैं या नहीं। लेकिन अगर वर्महोल होते हैं, तो ये टाइम मशीन की तरह भी काम करेंगे। बस सोचो, अगर ऐसा हो पाए तो कुछ ही मिनटों में लाखों प्रकाश वर्षों की यात्रा कर लेना। इसका मतलब है कि आप वहां पहुंच सकते हैं, उससे भी पहले कि रोशनी पहुंच पाए। अगर रोशनी नहीं पहुंची, तो असल में आपने समय में एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा दी। अब ये अलग बात है कि अगर वर्महोल्स वाकई में करते हैं, तो क्या इंसान सच में उनके जरिए यात्रा कर सकते हैं? अगर वर्महोल्स सच हैं, तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं जुड़ी होंगी? सबसे पहले सवाल यह है कि वर्महोल का उद्घाटन कैसे होगा? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा भारी गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत पड़ेगी।
ऐसी भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें कहाँ मिल सकती है? अगर आपने मेरे पुराने स्पेस से जुड़े वीडियो देखे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। एक ब्लैक होल। आइंस्टाइन और उनके सहायक रोजेन ने ये थ्योरी दी थी कि केवल ब्लैक होल ही इतना भारी गुरुत्वाकर्षण बल रख सकते हैं कि वे वर्महोल के ये सुराख खोल सकें। सब कुछ ब्लैक होल की तरफ खींचता है। सब कुछ उसकी ओर खींचेगा और इस वर्महोल के जरिए इस सुराख से होकर गुजर जाएगा। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस सुराख के दूसरी तरफ क्या होगा? अगर दूसरी तरफ भी एक ब्लैक होल हो तो फिर इस सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम इस सुरंग के अंदर फंस जाओगे। असल में उस हालात में ये वर्महोल किसी जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक जाल बन जाएगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर लिहाज से ब्लैक होल का उल्टा हो। ऐसा कुछ जो ब्लैक होल जितना ताकतवर हो, लेकिन बिल्कुल उल्टा काम करता हो। कुछ ऐसा जो चीजों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उन्हें खुद से दूर भेजता हो, ताकि एक निकास बिंदु बन सके। और यहाँ हमारी कहानी में आता है व्हाइट होल। एक बार फिर व्हाइट होल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशंस से थ्योरेटिकली साबित किया गया है। ब्लैक होल और वर्महोल्स के अलावा व्हाइट होल इन फील्ड इक्वेशंस का एक और समाधान है। ये व्हाइट होल्स क्या होते हैं? जैसे सफेद रंग काले का उल्टा होता है, वैसे ही एक व्हाइट होल हर मायने में ब्लैक होल का उल्टा होता है। जैसे ब्लैक होल में एक बार फंस जाने के बाद कोई रोशनी बाहर नहीं निकल पाती, वैसे ही व्हाइट होल में कोई रोशनी अंदर नहीं जा पाती। यह केवल इससे ही निकल सकता है। इसका मतलब है कि व्हाइट होल बहुत तेज और सफेद रंग का होगा। रूसी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी इगोर नोविकोव ने 1964 में पहली बार व्हाइट होल शब्द का इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट होल मूल रूप से ब्लैक होल का समय का उल्टा रूप है। जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वापसी की कोई जगह नहीं है। एक बार इसे पार कर जाने के बाद कुछ भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक वैसे ही व्हाइट होल का इवेंट होराइजन प्रवेश की कोई अनुमति नहीं देता। कोई भी उस सीमा से आगे नहीं जा सकता। व्हाइट होल के अंदर के ऑब्जेक्ट्स बाहर जा सकते हैं और बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वे वापस अंदर नहीं जा सकते। हालांकि ये आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत का एक हल है, पर असल में कोई नहीं जानता कि व्हाइट होल असल में कैसे बनते हैं। मैंने ब्लैक होल के वीडियो में बताया था कि जब कोई तारा अपने आप में समेट जाता है, तो ब्लैक होल बनता है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो सकता है? तो क्या व्हाइट होल वाकई में मौजूद हो सकता है या नहीं? ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था और ब्रह्मांड बना, उस सृजन के पल में सब कुछ एक विशाल सफेद छिद्र से निकला होगा। एक और थ्योरी है जो स्टीफन हॉकिंग के आइडिया पर आधारित है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक ब्लैक होल आखिरकार तब खत्म हो जाएगा जब उसमें से रेडिएशन लगातार निकलता रहेगा। ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं होते। वे धीरे धीरे तेजी से खत्म होते जाते हैं, जब तक कि एक बड़े विस्फोट में गायब नहीं हो जाते। लेकिन जब एक ब्लैक होल खत्म होकर मर जाता है, तो उसके अंदर की जानकारी और पदार्थ का क्या होगा? क्वांटम थ्योरी का एक बुनियादी नियम है जो कहता है कि कोई भी जानकारी कभी खो नहीं सकती। इसे नो हाइडिंग थ्योरम कहा जाता है। नो हाइडिंग थ्योरम के मुताबिक अगर कोई जानकारी किसी सिस्टम से गायब भी हो जाती है, तो भी वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। सैद्धांतिक रूप से अगर ये सारा पदार्थ और जानकारी ब्लैक होल में समा रही है, तो ब्लैक होल के खत्म होने के बाद ये बाहर निकलती भी है। और ऐसा संभवतः व्हाइट होल के जरिए होता है। इसी तर्क के आधार पर कई वैज्ञानिक कहते हैं, कहा जाता है
कि एक व्हाइट होल तब बनता है जब एक ब्लैक होल खत्म होता है। लेकिन अभी तक हमारे पास ये समझने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं है कि ब्लैक होल आखिर कैसे खत्म होता है। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि व्हाइट होल का होना सैद्धांतिक तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के खिलाफ है। जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी कम नहीं हो सकती। इसे इस कागज के टुकड़े से समझो। अगर मैं इस कागज को फाड़ दूं, तो फाड़ने के बाद एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब इसे फिर से उसी तरीके से जोड़ना मुमकिन नहीं है। जैसे पेपर शेडर मशीन कागज को बारीक टुकड़ों में काट देती है और जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है, वैसे ही ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की हर चीज को चबो जाते हैं। ब्लैक होल्स पूरे ग्रहों और सितारों को निगल जाते हैं और पीछे सिर्फ रेडिएशन बचता है। इससे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये सब उल्टा हो रहा है, यानी एंट्रोपी कम हो रही है, तो ये संभव नहीं है। और अगर व्हाइट होल्स वाकई मौजूद हैं, तो उनका मकसद असल में यही होगा। तो इस हिसाब से शायद वे मौजूद ही नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिर्फ व्हाइट होल्स मौजूद ही हैं, बल्कि 2006 में वैज्ञानिकों ने एक व्हाइट होल देखा भी था। 14 जून 2006 को एक स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम NEILGEHRELS स्विफ्ट ऑब्जर्वेटोरी था, ने एक खगोलीय घटना को कैप्चर किया। वैज्ञानिकों ने एक सफेद रोशनी का धमाका देखा जो अचानक गायब हो गया। इस घटना का नाम GRB 060614 रखा गया। यह एक गामा-रे बर्स्ट था। गामा-रे बर्स्ट असल में बहुत ही ऊर्जा से भरपूर धमाके होते हैं जो दूर दूर की आकाशगंगाओं में देखे जाते हैं। आमतौर पर ये घटनाएं तब होती हैं जब कोई ब्लैक होल किसी बड़े तारे को निगल जाता है। तब बहुत तेज और चमकीले विस्फोट देखने को मिलते हैं। लेकिन इस केस में किसी तारे के होने का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए ये माना गया कि शायद यह एक व्हाइट होल का अवलोकन था। तब से अब तक हमने ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं देखी है। और इसी वजह से अब तक व्हाइट होल सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार ही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल भी कभी सिर्फ थ्योरी थे। फिर एक दिन उन्हें असल में साबित कर दिया गया। तो हो सकता है कि भविष्य में व्हाइट होल्स के साथ भी यही होगा। दोस्तों, वर्महोल्स के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। हो सकता है कि भविष्य में इन्हें साबित किया जाए। लेकिन भले ही इनका अस्तित्व साबित हो जाए, वैज्ञानिक अब भी इस बात पर शक करते हैं कि इंसान इनके जरिए यात्रा कर पाएंगे या नहीं। वर्महोल्स के अस्तित्व की सबसे दिलचस्प खबर 2015 की है, जब वैज्ञानिकों ने एक लैब में मैग्नेटिक वर्महोल बनाया था। तो अब तक हम वर्महोल्स की बात ग्रेविटी की ताकत के संदर्भ में कर रहे थे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो वैज्ञानिक पहले ही वर्महोल बनाने में सफल हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? एक चुंबक के दो छोर होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। हम जानते हैं कि ये दोनों छोर हमेशा साथ रहते हैं। भले ही आप चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दें, दोनों टुकड़ों में दोनों ध्रुव मौजूद रहेंगे। वैज्ञानिकों ने कुछ खास सामग्री का इस्तेमाल करके ऐसा किया कि चुंबक के दो ध्रुवों को अलग किया और उनके बीच एक अदृश्य गैप बना दिया। असल में, एक चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड ने वर्महोल के एक छोर के अंदर प्रवेश कर लिया और ये दूसरी तरफ से निकल आया। आप यहाँ इसकी तस्वीर देख सकते हैं। बाईं तरफ वाली तस्वीर में एक ऐसा यंत्र दिखाया गया है जिसे वैज्ञानिकों ने बनाया है, जो चुंबक के दो ध्रुवों को अलग करता है। तो ये यंत्र बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक वर्महोल की तरह काम कर रहा है। हम इस यंत्र को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप दाईं तरफ वाली तस्वीर में चुंबकीय क्षेत्रों को देखें, तो आपको दिखेगा कि एक तरफ चुंबक का एक ध्रुव है
और दूसरी तरफ दूसरा ध्रुव अलग होकर दूरी पर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंतरिक्ष में वर्महोल होता है। यह काम स्पेस टाइम की वक्रता को मोड़कर होता है। यहाँ इस वर्महोल ने मैग्नेटिक फील्ड को मोड़ दिया। इस मैग्नेटिक वर्महोल को बनाने के लिए एक हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया था जिसे यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है, और इसे प्रयोग के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के बाथ में रखा गया था। अंत में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही भविष्य में वर्महोल्स का अस्तित्व साबित न हो, इसका ये मतलब नहीं कि हम तेजी से यात्रा करने के और तरीके नहीं खोज सकते। सैद्धांतिक तौर पर कई और समाधान भी प्रस्तावित किए गए हैं। एक है अल्कुबिएरे ड्राइव। इसे 1994 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबिएरे ने प्रस्तावित किया था। आइडिया ये है कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकेगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाएगा? सामने के स्पेस टाइम की कर्वचर को सिकोड़कर और पीछे के स्पेस टाइम की कर्वचर को फैलाकर। थ्योरी के हिसाब से अल्कुबिएरे ड्राइव आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन पेश करता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन फील्ड इक्वेशंस के लिए और कौन-कौन से सॉल्यूशंस प्रस्तावित किए गए हैं, और उनसे हम क्या-क्या उपयोगी बातें सीख सकते हैं। फिलहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आई मास्टर क्लास में जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसे ही स्पेस से जुड़े और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके ब्लैक होल्स वाली वीडियो देख